नमस्कार। बिस्तक के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं 2023 की। जी हां, 2022 बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा। बाजार ने बहुत झटके मारे, लेकिन अब 2023 से क्या उम्मीदें हैं? बाजार किस ओर जाएगा? किन शेयरों का चुनाव करना चाहिए? कहां पैसा बनेगा? इन तमाम सवालों के जवाब इस शो में देंगे आपको। और हमारी मदद करेंगे केआर चोकसी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मिस्टर देवेंद्र चोकसी। देवेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। नमस्ते रजत एंड खूब खूब शुभकामनाएं फेस्टिव सीजन की और नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं सभी दर्शक मित्रों को। सर, बिस्तक की पूरी टीम की ओर से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन पहला सवाल तो यही होगा, इतनी चुनौतियों के बावजूद 2022 में क्या कुछ नहीं देखा बाजार ने, लेकिन हमारे बाजार ऑल टाइम हाई लेवल्स पे पहुंच गए। ये क्या ऐसे ही परफॉर्म करते रहेंगे और क्या 2023 से बेहतर उम्मीद की जा सकती है? अभी वैल्यूएशंस कैसे लग रहे हैं आपको बाजार के? तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो 2022 के साल के अंदर भारत ने अच्छे प्रदर्शन किए हैं अपनी इकोनॉमी के और अपने बाजारों के अंदर। उसका एट्रीब्यूट आपको देना चाहिए पिछले सालों में जो भारत की सरकार ने जो काम किए हैं उसका ये नतीजा है। मैं ऐसा समझता हूँ कि ज्यादातर फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रखना, जो जो सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर अभी तक नहीं आ पाते थे वो सेक्टर को ओपन करना, जैसे डिफेंस है, माइनिंग है, उनको ओपन अप करना, पीएलआई जैसी स्कीम को लॉन्च करना जिसके हिसाब से बाहर के इन्वेस्टरों को भारत के अंदर आके कारोबार करने की एक सुविधा मिलती है। और साथ में चाइना प्लस वन, यूरोप प्लस वन जैसी सिचुएशन जब भी खड़ी होती है तो वो इस सिचुएशन को मीट करने के लिए अपने जो हिसाब से गति शक्ति योजना और नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी जैसी पॉलिसीज को लॉन्च किया है। तो ये सब चीज का मैं ऐसा मानता हूँ प्रभाव है कि जिसके अंदर भारत का ओवरऑल ग्रोथ 2022 के अंदर कंपेयर टू द अदर मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड अच्छा रहा। और एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दिस ग्रोथ देयर इज अ बेटर विजिबिलिटी ऑफ अर्निंग फ्रॉम द कॉर्पोरेट सेक्टर इन सब्सिक्वेंट ईयर्स। वो हिसाब से आई थिंक नए इन्वेस्टर्स के फंड्स भी भारत के अंदर अच्छी तरह से आए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इवेंचुअली हमारी अपॉर्चुनिटी की जो बास्केट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में बढ़ रही है। टुडे द थर्ड रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड इज फ्रॉम इंडिया एंड आई थिंक द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज कि जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे हम हर तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर की एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके निवेशक को भारत में बुला रहे हैं। तो ये सब कारण जवाबदार है, मैं ऐसा समझता हूँ, अच्छी पॉलिसी बनाना, अच्छा फोकस रखना और एट द सेम टाइम भारत को वर्ल्ड इकोनॉमी के स्थान के अंदर मैप के ऊपर आई थिंक अच्छी तरह से पोजीशन करना। ये सब जो हैवी लिफ्टिंग का काम सरकार ने किया है उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं 2022 के अंदर और अभी अगले सालों के अंदर उसके परिणाम और फ्रूट्स हम खाएं एंजॉय करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर, लेकिन 2022 में सबसे बड़ी चुनौती सेंट्रल बैंक्स के पास थी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। उसके लिए ब्याज दरें लगातार बढ़ाते चले गए। क्या लगता है 2023 में ब्याज दरें पीक आउट हो जाएंगी? मेरा ऐसा मानना है कि 2022 के अंदर जो हिसाब से सेंट्रल बैंक्स ने टाइटनिंग की प्रोसेस एम्प्लॉय की है उसका मेन कारण इन्फ्लेशन रहा है। और ये स्वाभाविक है क्योंकि जब भी उन्होंने स्टिमुलस पैकेजेस लॉन्च किए थे 2020 के पेंडेमिक के बाद, तो ये चीज हम मान के चलते थे कि अगले सालों के अंदर इन्फ्लेशन जोर से बढ़ के आएगा एंड आई थिंक इट विल रीच आउट ऑफ कंट्रोल रेंज ऑफ मोस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंकर्स इन द इकोनॉमी। यही परिस्थिति 2022 के अंदर हमने विटनेस की है। मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक काफी हद तक इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आई थिंक ग्लोबल इकोनॉमी तैयार हो चुकी है। क्रूड ऑयल के दाम जो $125 बने थे वो डिस्पाइट ऑफ यूक्रेन एंड रशिया वॉर आई थिंक हैज कम डाउन बिटवीन 75 एंड $85 टू ए बैरल। अगर वॉर सबसाइड हो जाती है तो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक दिस विल रिमेन इन द रेंज ऑफ 70 to $80 टू ए बैरल। तो आई थिंक ये एक बहुत महत्व का रीजन रहेगा इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, because food products inflation, industrial product inflation along with energy price inflation, उसके हिसाब से आई थिंक जो ग्लोबल इकोनॉमी को शॉक लगा था 2022 में, ये मेरे ख्याल से काफी हद तक आई थिंक अभी कंट्रोल में आ चुका है। एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि जो रेट साइकिल की हम जो पीक होने की बात कर रहे हैं वो शायद पीक हो चुकी है। शायद अगले एक या दो क्वार्टर तक आई थिंक मार्जिनल रेट ऑफ इंक्रीज इन द रेट विल हैपन and thereafter in subsequent period of time from second half of 2023, मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक इवेंचुअली मोस्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमीज विल रिमेन ऑन द स्टेडी प्लेटफॉर्म as far as the rate hike is concerned. So yes, I think one can argue
कि 2022 में हमने जो वर्ष देखना था वो शायद हम देख चुके हैं। लेकिन देवेंद्र सर, ये ना मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी बढ़ गई है सर। अभी हमने चढ़ना शुरू किया था अक्टूबर ऑनवर्ड्स, ऑल टाइम हाई लेवल्स भी लगाए दिसंबर में, लेकिन एकदम से बिकवाली आई है। ये ऐसे ही झटके लगते रहेंगे, और स्पेशली मिड कैप स्पेस में, ये मिड कैप स्टॉक्स में तो अभी भी बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दे रही है हायर लेवल से। तो इन्वेस्टर्स कैसे कॉन्फिडेंट रहें, आप ये बताएं। देखिए, एक चीज ऐसी है कि हमारे मार्केट और विश्व के सब मार्केट के अंदर ज्यादातर प्रभाव जो है मार्केट में ट्रेडिंग का, वो ट्रेडिंग का प्रभाव ईटीएफ के तरफ से आता है। दिस ईटीएफ्स आर एग्नोस्टिक टू रिसर्च। आई थिंक उनको रिसर्च से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो फंड फ्लो से ऊपर काम करते हैं। कितना पैसा इन्वेस्टर का आता है और कितना पैसा इन्वेस्टर निकाल के लेके जाता है, उसके ऊपर वो अपने पोर्टफोलियोज को बनाते हैं और तोड़ते हैं। तो आई थिंक काफी हद तक हम एक मिस्टेक कर रहे हैं कि ये ईटीएफ ट्रेडर्स जो है उनको हम इन्वेस्टर के साथ में हम लोग कंबाइन कर देते हैं। मेरा मानना है कि इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्केट ऊपर नीचे बनता रहेगा। ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर इज मेकिंग हिज वेल्थ। मे बी शॉर्टर पीरियड के अंदर आई थिंक आपने जो मुनाफा या पेपर के ऊपर मुनाफा आपने देखा था वो शायद निकल चुका होता है बिकॉज ऑफ द वोलाटिलिटी। बट ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक आपको ये मुनाफा बरकरार रहता है, अच्छा मिलता है। Companies like Reliance, companies like Hindustan Lever, companies like many other large cap companies जो आज की तारीख में दिग्गज है, उनके आप लास्ट 20-25 साल की जर्नी देखें तो आपको सीएजीआर बेसिस के ऊपर रिटर्न अच्छा मिला है बीच। दो आई थिंक दिस काइंड ऑफ सेलिंग बाउट्स हैव कम इन द मार्केट। तो एक चीज को ध्यान रखें कि मार्केट में ऊपर चढ़ाव ऊपर नीचे का बदलाव आता रहेगा, बट उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट का अप्रोच चेंज नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेडर हो तो आप ईटीएफ के माध्यम से ट्रेड कर सकते हो, बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको ये ऊपर नीचे का चढ़ाव आता है उसमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑन द कंट्री एवरी फॉल शुड बी सीन एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, एज लॉन्ग एज आपका डायरेक्शन आगे के समय के लिए क्लियर है वो कंपनी के अंदर। तो कहा कि 2022 में जो अंडर ओनरशिप वाले स्टॉक्स थे, जहां पर बहुत कम ध्यान गया था, इवन म्यूचुअल फंड्स का भी एक्सपोजर नहीं था, सरकारी कंपनियों में, सरकारी बैंक्स में उन्होंने आउट परफॉर्म कर दिया। ये सरकारी बैंक्स में जिन्होंने पैसा बना लिया, क्या उनको अभी बाहर निकल जाना चाहिए, यहाँ से थोड़ा हल्का हो सकते हैं ये स्टॉक्स, या फिर वाकई कुछ ऐसा रीस्ट्रक्चरिंग हो गई है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज हो गया है पूरे ही स्पेस में कि आने वाले समय के लिए भी तेज हो सकते हैं सरकारी बैंकिंग स्टॉक्स। तो सरकारी बैंक के अंदर मेरा ऐसा मानना है कि कंसोलिडेशन अनिवार्य है, क्योंकि एक तरफ जो सरकारी बैंक है उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पिछले सालों में इतनी वीक हो चुकी थी बिकॉज ऑफ द नॉन परफॉर्मिंग एसेट कि गवर्नमेंट को नए फंड्स लाके उनको मजबूत करना पड़ा था। सो टुडे बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई थिंक दैट बैलेंस शीट्स हैव बिकम स्ट्रॉन्गर। At the same time, I think they have been collecting higher amount of deposits, and at the on the top of it, I think their non-performing asset-related situation has gone out of the system. On the contrary, they have been now receiving money from the earlier provided non-performing assets. तो ओवरऑल बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड हम जिसको बोलते हैं वो काफी हद तक स्ट्रांग हो चुकी है सरकारी बैंक के लिए। और दूसरी तरफ आई थिंक लैंडिंग का जो कारोबार है वो भी अभी आगे जाके बढ़ रहा है बिकॉज लैंडिंग के कारोबार के अंदर कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ से आई थिंक रिक्वायरमेंट फॉर लोन हैज स्टार्टेड पिकिंग अप बिकॉज ऑफ आई थिंक वेरियस प्रोजेक्ट्स व्हिच आर हैपनिंग इन द इकोनॉमी। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकारी बैंक के लिए समय थोड़ा बेटर आएगा। ऑफ कोर्स आई थिंक गवर्नमेंट उसको कंसोलिडेशन के तरफ माध्यम की तरफ लेके जाती है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक दिस वुड बी द बेस्ट टाइम फॉर आई थिंक प्रॉब्लली सम ऑफ द PSU banks particularly to get related as far as their valuation is concerned. Currently these valuations remain I think extremely on a lower side, and that is the reason for which I think in anticipation of all these possibilities मेरे ख्याल से आई थिंक इन्वेस्टर स्ट्रोक ट्रेडर्स ने पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर पोजीशन बनाई है। अगर ये थियरी प्ले आउट होती है कंसोलिडेशन की, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आई थिंक दिस विल रिमेन इवन फर्दर फ्रॉम एज फार एज आई थिंक द प्राइस आउटलुक ऑन द PSB इज कंसर्न। अच्छा, दो ट्रिगर्स बाजार के पास अब होंगे, एक तो होगा बजट और दूसरा होगा अर्निंग्स। पहले तो अर्निंग्स पे ही आते हैं। मुद्दा यही है कि जिसकी अर्निंग्स बेहतर आएगी वही चलेगा। तो क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, ये दोनों ही क्वार्टर्स के लिए अभी कॉर्पोरेट अर्निंग्स से आपकी क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए, क्वार्टर टू के अंदर ज्यादातर प्रभाव रहा था हायर रॉ मटेरियल प्राइसेस का, और बिकॉज ऑफ द हाई कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कंटिन्यूइंग फ्रॉम द अर्लियर क्वार्टर, तो क्वार्टर टू के अंदर आई थिंक काफी हद तक कंपनियों के मुनाफे के अंदर इसका प्रभाव रहा, और आई थिंक सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट आल्सो हैज बीन सीन in most of the companies margin, particularly in the last quarter.
हैविंग सेड दैट पार्ट आई थिंक, एंड बाद में जो हिसाब से स्टेबिलिटी आई है रॉ मटेरियल के दाम में, फूड प्रोडक्ट्स के दाम में स्टेबिलिटी आई है, एडिबल ऑयल के दाम में स्टेबिलिटी आई है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर इंक्लूडिंग मेटल कमोडिटी के दाम में भी स्टेबिलिटी आई है, तो और एनर्जी प्राइस में भी कंपेरेटिव टू स्टेबिलिटी है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बिकॉज ऑफ दिस स्टेबिलिटी इन वेरियस इंग्रेडिएंट्स विच अफेक्ट्स द प्रॉफिट मार्जिन, उसके हिसाब से देखा जाएगा तो थर्ड क्वार्टर और फोर्थ क्वार्टर के अंदर इवेंचुअली द प्रॉफिट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी शुड रिफ्लेक्ट बेटर, क्योंकि एक तरफ अच्छी डिमांड होने के कारण से आई थिंक द टॉप लाइन ग्रोथ इज कंटिन्यूइंग फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस इंक्लूडिंग द फास्ट मूविंग कंज्यूमर कंपनीज, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स कंपनीज और डिस्क्रिशनरी कंपनीज लाइक ऑटोमोबाइल्स, वहाँ पे ग्रोथ अच्छी तरह से बना है। एंड अलॉन्ग विद दैट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के अंदर भी ग्रोथ अच्छी तरह से बना है। फार्मा एंड आईटी कंपनी के अंदर स्टेडी ग्रोथ बना हुआ है। तो ये सब फैक्टर को ध्यान में रखते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर is likely to remain more or less steady to outperforming quarters compared to the second quarter. And as a result of which मेरा ऐसा मानना है कि मुनाफे और रेवेन्यू प्रॉफिट ग्रोथ दोनों बढ़ के आएंगे ये दो क्वार्टर्स के अंदर। तो फिर 2023 में कौन से सेक्टर्स पे नज़र रखनी चाहिए, कहाँ पर आप समझते हैं कि अगर पैसा डालो तो ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिल सकती है? देखिए, आई थिंक एलोकेशन ऑफ मनी की तरह से बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट फंड्स की रहेगी, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को आप सबसे पहले आगे रखिए। बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जिनका कारोबार कॉर्पोरेट लोन, रिटेल लोन और हाउसिंग फाइनेंस लोन के साथ में जुड़ा है, उनके लिए मेरे ख्याल से समय अच्छा रहना चाहिए, बिकॉज द डिमांड फॉर लोन इज रिमेनिंग डिस्टिंक्टली हाई एंड आई थिंक अराउंड 20% प्लस काइंड ऑफ अ ग्रोथ इज कंटिन्यूइंग इनटू देम। तो ये चीज को, ये क्षेत्र के ऊपर आप डेफिनेटली थोड़ा ध्यान ज्यादा दे सकते हैं। दूसरी तरफ ध्यान देना है तो जो इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है उसके ऊपर भी ध्यान दें। स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, दी रजिस्ट्रार कंपनीज जिनके अंदर आई थिंक मेरा ऐसा मानना है, रेटिंग कंपनीज जिनके अंदर मेरा ऐसा मानना है कि ये समय के अंदर बिकॉज ऑफ द हायर टेक ऑफ इन द बिजनेस, इन द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, एक कंपनी के मुनाफे भी अच्छी तरह से आगे बढ़ के आएंगे स्टेडी टू हायर रेट के ऊपर, तो इसके ऊपर भी ध्यान दें। दूसरी तरफ ध्यान देना है तो कंजम्पशन स्पेस आप चालू रखिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसके अंदर ऑटो, ऑटो एंसिलरी डेफिनेटली आई थिंक पॉजिटिव रहना चाहिए, और कमर्शियल व्हीकल के ऊपर ध्यान अच्छी तरह से दे सकते हैं। सिलेक्टिवली आप सम ऑफ दी आईटी कंपनीज के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि जो हिसाब से टेक्नोलॉजी लेड ड्राइव वर्ल्ड के अंदर प्रभावित है, मेरा ऐसा मानना है कि अल्टीमेटली मैनी ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज, पर्टिकुलरली द कंपनीज इन द मिड सेगमेंट who are having the niche product offering to the end customer, उनके लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा समय रहना चाहिए। तो certainly I think we believe that even them, those IT companies could also probably play a relatively a meaningful role. तो आई थिंक जब भी इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल इम्प्रूवमेंट आता है तो आपको सिलेक्टिवली हर जगह पे ध्यान रखना पड़ता है, एंड अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक दिस इज द टाइम व्हेन प्रोबेबली यू कैन सिलेक्टिवली बाय सम ऑफ द बिगर कंपनीज, क्योंकि एक थियरी ऐसी बनती है कि जब भी इकोनॉमी के अंदर आप इतना बड़ा हैवी लिफ्टिंग देखते हो तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है वो कंपनी को मिलेगा जिसके पास क्षमता ज्यादा है, जिसके पास कैपेसिटी टू डिलीवर ज्यादा है। तो शायद वो बिग इज गेटिंग बिगर थियरी इज गोइंग टू प्ले आउट बिग टाइम इन कमिंग ईयर, तो उसके ऊपर आप ध्यान दें, एंड आई थिंक मे बी यू कैन प्रॉब्ली कीप योर इन्वेस्टमेंट फोकस ऑन some of the bigger companies because they are expected to produce some giga profits going forward in next 3 to 5 years. सर लेकिन अभी आपने आईटी सेक्टर का नाम तो ले लिया, लेकिन किसी भी उछाल में तो बिकवाली आ रही है, कुछ स्टेबिलिटी दिखाई देती नहीं। नैस्डैक इस साल मेरे ख्याल से 34-35% डाउन है। अभी ये जो बॉटम फिशिंग का चांस है आईटी स्टॉक्स में और साथ ही साथ फार्मा स्टॉक्स में, क्या लगता है कि यहाँ से पैसा इतना आसान होगा बनाना? देखिए, अगेन आई थिंक आईटी कंपनी के अंदर जो बिकवाली आई है, तो जो निवेशक, मैंने जो पहले थोड़ी टाइम पहले बताया कि जो ईटीएफ निवेशक है, जो ट्रेडर है, वो एग्नोस्टिक रहता है रिसर्च से, तो उसको आईटी के अंदर से एलोकेशन कम करना है तो फिर वो सोचता नहीं है कि भारत के आईटी कंपनी का मॉडल दुनिया के जो दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनी से अलग है, वो ऐसा सोचता नहीं है। वो एक बार नक्की करता है कि उसको टेक्नोलॉजी कंपनी में से पैसा निकालना है, तो फिर वो सब जगह से, पूरे वर्ल्ड के अंदर से सब जगह से वो पैसा निकालना शुरू कर देगा,
because they don't read research. They are only looking into, I think, the major trend. तो ये हिसाब से देखें तो शायद उन्होंने आईटी कंपनीज के अंदर बिकवाली की है गए साल के अंदर। मैं ऐसा मानता हूँ कि डिस्पाइट ऑफ देयर सेलिंग, most of the IT companies have remained, I think, steady as far as their price outlook is concerned. So they may not have given appreciation to investors, but at the same time, I think they have gone up and then come down. So certainly मेरा ऐसा मानना है कि I think the corrective price in some of the larger IT companies is definitely becoming an opportunity for investors, particularly if not for ETFs, because ETF पे जब भी फंड्स आएंगे तो वापिस वो आईटी के अंदर एक्सपोजर बनाने वाला ही है। तो इन्वेस्टर के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है ये समय के अंदर जब भी भाव घटे हैं, वैल्यूएशन करेक्ट हुए हैं, तो शायद आपको आईटी कंपनीज के अंदर ध्यान देना है, एंड पर्टिकुलरली मिड सेगमेंट में जो कंपनीज ऑपरेट कर रही है उनके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें, बिकॉज आई थिंक दे रिलेटिवली लेस अफेक्टेड एंड देयर प्रॉफिट अर्निंग ग्रोथ is some comparatively higher compared to many bigger IT companies. दूसरी तरफ फार्मा कंपनी के ऊपर ध्यान देते हैं तो उसके अंदर जो कंपनीज एपीआई एंड द क्राइम्स बिजनेस के अंदर है उनके लिए डेफिनेटली आगे का आउटलुक बहुत सर्टन है, बिकॉज आई थिंक दे आर हैविंग मोर क्लैरिटी अबाउट द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट दैट दे विल बी मेकिंग along with the stability in the raw material prices. मेरा ऐसा मानना है कि some select pharma companies engaged in API and CRAMS would probably have relatively better profit performance, along with some of the larger pharma companies who are having the specialty generic portfolio. उनके लिए मेरे ख्याल से अगले समय के अंदर ग्लोबल मार्केट में से अर्निंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी है. So I would remain selective in my investment approach in buying IT and pharma companies. राइट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2023 के आउटलुक की, तो देवेंद्र सर अब आप एक रेंज क्या समझते हो, मार्केट किस रेंज में रहेगा? बिकॉज अभी तो बजट आने वाला है, सबसे बड़ा इवेंट तो वही है, कुछ अनसर्टेनिटी का माहौल तो है ही, इंटरनेशनल मार्केट्स पे भी इतनी ज़्यादा अभी तेज़ी नहीं देखने को मिल रही, लेकिन रेंज अगर निफ्टी की पूछूँ तो आप क्या मान के चलते हो, कितना मैक्सिमम डाउनसाइड और कितना अपसाइड 2023 दिखा सकता है? हम एक इसको दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक बजट के पहले की रेंज और बजट के बाद की रेंज. तो बजट के पहले की जो रेंज हमें दिख रही है उसके अंदर करीबन 17,800 का निफ्टी मेरे ख्याल से एक बार बॉटम कर चुका है, वो बॉटम रहेगा. मे बी आई थिंक इफ फॉर सम रीजन इफ इट कम्स डाउन टू करेक्ट इट पर्टिकुलर 17,800 लेवल्स, एंड इफ फॉर सम रीजन आई थिंक इट इन द वोलेटाइल मार्केट इफ इट कम्स डाउन, इट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. एंड ऊपर के लेवल के ऊपर ध्यान दे तो बजट के पहले मैं ऐसा समझता हूँ करीबन 18,400 18,700 का जो एक दायरा है उसके अंदर मार्केट शायद एक बार आके थोड़ा रुकेगा बिफोर बजट. सो आप ऐसा समझ के चले कि 1000 पॉइंट की एक रेंज बन रही है, 17,800 से 18,700 900 800 के बीच में एक जो रेंज बन रही है उसके ऊपर आप मार्केट को प्री बजट ट्रेड कर सकते हैं. पोस्ट बजट देखना है तो मेरे ख्याल से बजट इतनी बड़ी इवेंट में नहीं समझता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट का जो एलोकेशन प्रोग्राम है वो बाय एंड लार्ज बहुत कंसिस्टेंट है, प्रिडिक्टेबल है एंड सस्टेनेबल है. तो एलोकेशन टू इंफ्रास्ट्रक्चर विल इंक्रीज इन द बजट along with higher amount of tax collection which the government has been experiencing currently. मेरा ऐसा मानना है कि I think post budget you can possibly count market going in the range of around 19,500 to 19,800 in at least next 3 to 6 months from thereafter, with a downside range kept at 17,800 or so. So ऐसा ये हिसाब से आप एक्सपांड कर सकते हैं रेंज को. राइट, तो फिर से 2023 के शेयर्स भी बता दीजिए, क्योंकि हमारे व्यूज़ यही जानना चाहते हैं भैया, इतने ज़्यादा अनसर्टेन माहौल में पैसा लगाएं तो कहाँ लगाएं? अगर किसी को पोर्टफोलियो बना के चलना हो तो कुछ फंडामेंटली गुड सेट ऑफ स्टॉक्स आप बता सकते हैं? तो ऐसा मेरा मानना है कि आई थिंक आपने बड़ी कंपनी को सिलेक्ट करना है तो दिग्गज कंपनी जैसे रिलायंस है, दिग्गज कंपनी जैसी एचडीएफसी बैंक है, उसके ऊपर आप ज्यादा ध्यान दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आई थिंक वहाँ पे एक प्रॉफिट का परफॉर्मेंस हमें क्लैरिटी के साथ में दिख रहा है. तो ये जो क्लैरिटी मिलती है उसके हिसाब से आपका डाउनसाइड लिमिटेड हो जाती है ये सब कंपनी के अंदर. मे बी अपसाइड कमाने के लिए शायद मार्केट का रुख बदलेगा तो तेजी के साथ अपसाइड बढ़ी आएगी, बट करंटली ये कंपनी आपको अच्छे दाम में मिल रही है, करेक्टर प्राइस में मिल रही है, तो उसके ऊपर आप अपना रिसर्च करके या आपके एडवाइजर को पूछ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. और सर अगर बजट की बात करें तो फिर आपकी उम्मीदें क्या हैं बजट से, और इस बार का बजट क्या ये पॉपुलिस्ट बजट होगा या फिर आप मानते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आप बोल रहे हो सरकार उस पर बढ़ावा देगी और भी
कई ऐसी घोषणाएं कर सकती है जो अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करें। इस समय ये मोदी सरकार का आखिरी बजट है, इंडस्ट्री क्या उम्मीद लगाकर चल रही है आपके हिसाब से? सो एक थीम तो डेफिनेटली प्ले आउट होना चाहिए कि जिसके अंदर बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कंसोलिडेशन करना है, वो गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगी। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक को आप जितना कंसोलिडेट करके आई थिंक बड़ी साइज में बनाओगे, तो डेफिनेटली आई थिंक दिस विल क्रिएट अ लार्जर अपॉर्चुनिटी फॉर द गवर्नमेंट एज वेल एज इन्वेस्टर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक टू परफॉर्म बेस्ट आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो ये एक बदलाव हम बजट के अंदर देख रहे हैं, शायद बजट में प्रपोजल में कवर हो सकता है। दूसरा जो मैंने इंडिकेट किया बजट के अंदर एलोकेशन ऑफ फंड्स टुवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गए साल में 7.5 लाख करोड़ थे, इस साल में मैं ऐसा समझ के चलता हूँ कि गवर्नमेंट विल बिकम मोर एग्रेसिव और करीबन 9 से 10 लाख करोड़ के बीच में ये फंड का एलोकेशन डेफिनेटली करेगी। एट द सेम टाइम उनका जो टैक्स कलेक्शन बढ़ के आया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर, तो ये एक संभावित है कि गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके ऊपर ध्यान दे। तीसरी जो चीज के ऊपर हम एक अपेक्षा रख रहे हैं, उसके अंदर ई करेंसी की अपेक्षा रख रहे हैं। ई करेंसी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। आगे का रोड मैप ई करेंसी का बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक विद द लॉन्च ऑफ ई करेंसी systematically government will open up the trade on a convertibility basis on a selective countries, and that could possibly mean that I think eventually we will have the free trade happening across the globe, and at the same time the cost of what we call currency conversion will significantly come down because of this particular e-currency. तो मेरा ऐसा मानना है कि this could be a roadmap that the government will provide, which would probably mean that I think over the next 3 to 5 years there should be some amount of selective convertibility of Indian currency with the global currency. तो ये एक possibility हम rule out नहीं कर सकते। तो ये 2 या 3 ज्यादा इम्पोर्टेंट जगह है कि जहाँ पे मुझे समझ में आता है कि गवर्नमेंट के पास पॉसिबिलिटीज है अनाउंसमेंट के लिए बजट के अंदर और डायरेक्शन सेट करने की। देवेंद्र सर, 2023 की रास्ता जो है वो तो इतना आसान होने वाला है नहीं। तो अभी आपके क्या हिसाब से ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो मार्केट पे इस समय बहुत ज्यादा वे कर सकती हैं? क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे 2023 के लिए जो मार्केट पे वे करेंगे? सर 2023 के अंदर ग्लोबल चुनौती ऐसी है कि वहां पे स्लो डाउन की इम्पैक्ट है, बिकॉज ऑफ आई थिंक टाइटनिंग, तो थोड़ी बहुत स्लो डाउन की इम्पैक्ट आ सकती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्लो डाउन इम्पैक्ट I think some of the countries will have very adverse picture to reflect upon. तो ये एक चीज के ऊपर आप डेफिनेटली एक संदेह रख सकते हैं, थोड़ा बहुत आप डाउट रख सकते हैं उसके ऊपर। दूसरी तरफ देखें तो जो वॉर की सिचुएशन है उसके अंदर हम मान के चलते हैं कि शायद जल्दी कंक्लूजन आना चाहिए। एंड वॉर के बाद जो रीबिल्डिंग का प्रोसेस चालू होगा, दैट विल बी आई थिंक फंडामेंटली अ स्ट्रॉन्ग प्रोसेस फॉर यूक्रेन इन पर्टिकुलर। तो ये एक संभावित पॉसिबिलिटी भी है, एट द सेम टाइम उसको जल्दी खत्म होना जरूरी बनता है। तो ये चीज के ऊपर भी आपको 2023 के अंदर थोड़े बहुत अनसर्टेनिटी फैक्टर आ सकते हैं। चाइना हैज रिसेंटली लिफ्टेड ऑल द लॉकडाउन रिलेटेड मेजर्स एंड इकोनॉमी को ओपन किया है, तो शायद चाइना के अंदर जो नॉर्मल सी रिटर्न होनी चाहिए वो अगले 3 या 6 महीने के अंदर आनी संभावित हो सकती है। So if that is happening, then again I think this should be seen as a positive outcome in 2023. If it does not happen, then certainly it will be an area of disappointment for the global economy as a whole. चाइना स्टेबिलाईज होता है तो मेटल के दाम स्टेबिलाईज हो जाएंगे, मेटल के दाम स्टेबिलाईज होते हैं तो दूसरी कमोडिटी और डिस्क्रिशनरी आइटम्स के ऊपर भी आई थिंक आपका व्यू पॉजिटिव बन सकता है। अगर ये 3 चीज पॉसिबल दिख रही है और उसके साथ में कोई भी चीज इसके टाइम के साथ में नहीं हो पाती है, तो that should be seen as a risk factor. अदरवाइज इन्फ्लेशन मेरे ख्याल से हम पीछे छोड़ के आए हैं। अभी आई थिंक इन्फ्लेशन का बढ़ना संभावित कम लग रहा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इन्फ्लेशन वुड प्रॉब्ली रिमेन अंडर कंट्रोल एंड ऑन द कंट्री विल कम डाउन टू द लाइन एंड द रेंज व्हिच द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंकर्स आर लुकिंग एट। And also along with that, I think the currency movement which has been adversely affecting many of the countries, that can also come under control. So these are some of the things on which I am counting on the risk as well as I think the possibilities. देवेंद्र सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बिस्तर की पूरी टीम की ओर से आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से भी रजत आपको और बिस्तर के सभी कर्मचारियों को
और अपने दर्शक मित्रों को मेरे तरफ से नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये नए साल सबके लिए तंदुरुस्त रहे, अच्छा निकले और प्रॉस्पेरिटी खूब आगे बढ़े, मन की शांति खूब अच्छी तरह से मिले। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।